समझे? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये नहीं करा ना? ये करा या नहीं करा? नो सर। तो एक इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया डेल वाई बाय डेल टी। कैसे डिफरेंशिएट करा? ए को एज इट इज रहने दिया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। फिर कौन सा डिफरेंशिएशन है ये? डेल वाई बाय डेल टी लिखने का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानते हुए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो साइन का कॉस आ गया। फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ओमेगा ना? टी कैसे? ओमेगा आएगा ना। ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन, के एक्स तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि एक्स कांस्टेंट बोल दिया तुमने, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा? ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा भाई? ओमेगा रह जाएगा। फिर ये मुझे क्या मिला? मुझे y क्या है भाई? y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। व्हाट इज y? y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और उसका डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये एक पार्टिकल है, ये x, ये पार्टिकल है x। इस पार्टिकल का मतलब, पार्टिकल x मतलब ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है ना, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। तो एक पार्टिकल है यहाँ से x डिस्टेंस दूर, उसका डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। एक पार्टिकल है ओरिजिन से कितने दूर? एक पार्टिकल है भाई ओरिजिन से कितनी दूर है? एक्स डिस्टेंस। x डिस्टेंस दूर है। उसको हमने क्या किया? उसका डिस्प्लेसमेंट लिया y और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो मुझे क्या मिलना चाहिए? उस पार्टिकल का क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी कि क्या मिलेगा? डेल वाई बाय डेल टी क्या है एक्चुअल में? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस। भाई ये बात क्लियर है तुमको? डेल वाई बाय डेल टी, अगर तुमने वेव इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, अगर तुमने वेव इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करा, मतलब तुमने पार्टिकल फिक्स कर दिया, उसको कांस्टेंट रखते हुए तुमने डिफरेंशिएट करा, तो उस पार्टिकल की, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। इसी इक्वेशन में किसी ने क्या करा? y इज इक्वल टू ए क्या था? साइन ओमेगा टी माइनस के। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। किसी पर्सन ने क्या करा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या एक पर्सन ने क्या करा भाई? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगेन क्या कहलाएगा ये? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या है भाई इसका? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का
कि टाइम को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जैसे ही तुम टाइम को कांस्टेंट रखते हो तुम्हारे पास क्या आ जाता है? अगर मैंने वेव इक्वेशन में टाइम को कांस्टेंट रखा, उसका मतलब तुरंत क्या हो जाता है? उस पर्टिकुलर टाइम पे शेप आ जाती है ना। अगर मैंने वेव इक्वेशन में टाइम को कांस्टेंट रख दिया, उसका मीनिंग क्या हो जाता है? उस पर्टिकुलर टाइम पे शेप क्या है, और फिर मैं उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे शेप क्या है और फिर मैं उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? उस टाइम पे मिल जाएगा ना, जहाँ का भी स्लोप निकालना है स्लोप मिल जाएगा। जैसे यहाँ का स्लोप पता करना है तो स्लोप यहाँ का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स ही तो होगा। उस टाइम पे स्लोप डी वाई Yes. बाई डी एक्स है। यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या होगा? टाइम को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा भाई? साइन का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आएगा? मैंने पहले से लिख दिया माइनस ओमेगा ओमेगा टी कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा टी कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0। के एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, के रह जाएगा माइनस के। तो डेल वाई बाय डेल एक्स दैट इज स्लोप। स्लोप किसके बराबर आएगा भाई? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के। स्लोप किसके बराबर होगा? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी। भाई ये बात क्लियर है सबको? किसी ने स्लोप निकालने को बोला, निकाल दोगे? क्या करना है? इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा तुमको? स्लोप मिल जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स माइनस ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तुमने अभी, तो क्या मिला था तुम्हें? भाई टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो क्या मिल गया था? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल गया था। ठीक है, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा। तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। भाई ये बात समझ में आई सबको? सर हाँ। सर मुझे ये वाले फिगर में x और y में आपने क्या डिफरेंस बताया वो नहीं समझा। कौन सी वाली फिगर में? ये जो अभी x और मतलब पार्टिकल और मीन पोजीशन का जो बना। एक्स पार्टिकल की पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अगर वेव नहीं जा रही होती तो पार्टिकल कहाँ मिलता तुमको? जहाँ मिलता वो है एक्स। अगर वेव उससे नहीं पास करती तो पार्टिकल यहाँ रहता, तो इट इज अ मीन पोजीशन या फिर उसकी पोजीशन होता है। अब ये वेव जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसकी मीन पोजीशन से वाई। वाई उसका हाँ डिस्प्लेसमेंट है उसकी मेन पोजीशन से, और एक्स क्या है? उस पार्टिकल की लोकेशन है। या तो बोल दो उसके मेन पोजीशन की लोकेशन है, या उसकी लोकेशन है जब वेव नहीं पास कर रही हाँ है। सर। दोनों को रिलेट करके बताओ कितना आएगा। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया, यहाँ से स्लोप आ गया। दोनों को रिलेशन बता सकते हो मुझे? डिवाइड कर दूं क्या दोनों को? डेल वाई बाय डेल टी किसके बराबर? डेल वाई बाय डेल टी बाय डेल वाई बाय डेल एक्स। कितना आ जाएगा देखना जरा। डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस। डेल वाई बाय डेल एक्स किसके बराबर है? ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या रह जाएगा बस? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स तो दोनों में है ना। यस किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ओमेगा। पूरा लिखूं या समझ गए? भाई दोनों को डिवाइड करोगे तो ए कॉस कट जाएगा ना। ए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या रह जाएगा बस? उधर से ओमेगा रह जाएगा डेल वाई बाय डेल टी में, और इधर से डेल वाई बाय डेल एक्स में क्या रह जाएगा? माइनस के रह जाएगा। तो कितना आ गया भाई? यस डेल वाई बाय डेल टी किसके बराबर? माइनस ओमेगा बाय के डेल वाई। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमेशा किसके बराबर रहेगी? नेगेटिव ऑफ ओमेगा बाय के। क्या बताया था मैंने तुमको? ओमेगा बाय के क्या है? व्हाट इज ओमेगा बाय के? व्हाट इज ओमेगा बाय के? भूल गए?
यस, बोल गए, वेरी गुड। भाई ओमेगा बाई वी को लिखा था हमने, कुछ लिखा था ओमेगा बाई वी को कल, 2 पाई टाइम पीरियड इंटू वी इज इक्वल टू 2 पाई/λ इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर लिखा था। हाँ सर। तो ओमेगा बाई के किसके बराबर आ गया? वी। वी के बराबर आ गया। वी क्या मतलब? वेव वेलोसिटी ना, पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है, वो अभी तुमने सीखा। पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल किस रेट से मूव कर रहा है। वेव वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टरबेंस किस रेट से आगे जा रहा है। दोनों सेम है? नहीं, दोनों different। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू। बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? वेव वेलोसिटी क्या होती है? किस रेट से डिस्टरबेंस आगे जाता है, वो वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? किस रेट से पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वो पार्टिकल वेलोसिटी है। ये तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज। ये पार्टिकल वेलोसिटी लिखा हमने, उसकी इक्वेशन लिखी, यहाँ से स्लोप आया एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे, दोनों का आपस में रिलेशन आ गया, दोनों का आपस में रिलेशन आ गया। अब इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। सर क्या सर वो बी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पे स्लोप लिखेंगे ना? जिस पॉइंट पे, जी सर, जिस पॉइंट जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसी पॉइंट पे स्लोप लिखेंगे। उसी पॉइंट पे स्लोप लिखेंगे। बताओ भाई। अब एक तो तुम्हें पता ही है भाई पार्ट वेलोसिटी के बारे में, एक तो भाई वेलोसिटी के बारे में तुम्हें बहुत सिंपल सी बात पता है पहले से, कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जब पार्टिकल कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे, और वैल्यू कितनी होती है? ए ओमेगा होती है। मिनिमम कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम। और वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 0। जब ये वेव आगे जा रही होगी राइट की तरफ, तो ये बात तो तुम मुझे नहीं बोलोगे कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी है, वो तो तुम्हें पता है। 0 है एक्सट्रीम पे, तो भाई हर जगह एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हर जगह वेलोसिटी कितनी है? 0। या एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी इज 0। मीन पे वेलोसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला आ गया, माइनस वेव वेलोसिटी इंटू स्लो। पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर वेव राइट की तरफ जा रही है तो वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो भी स्लोप की वैल्यू होगी उसका अपोजिट। स्लोप पॉजिटिव तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव कहाँ पे है? इस पूरे रीजन में। तो इस पूरे रीजन के पार्टिकल्स किधर जा रहे होंगे? यहाँ पे आगे इन की तरफ। आगे की तरफ। भाई तुमने ध्यान दिया पूरी क्लास में, कल की क्लास में, परसों की क्लास में? पार्टिकल आगे जाएंगे क्या? मतलब पॉजिटिव नहीं होगा उसका वेलोसिटी। नहीं, ऊपर पार्टिकल नीचे। ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? पार्टिकल वेलोसिटी, अगर ये स्लोप नेगेटिव हो गया तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ऊपर जाएगा। ये अगर नेगेटिव आ गया, उल्टा हो जाए, अगर अगर स्लोप कैसा आ जाए? स्लोप पॉजिटिव आ जाए, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब वो किधर आ रहा है? नीचे की नीचे। तरफ। ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको तुम अलग से वेरीफाई भी कर सकते हो, जो सिर्फ पहले एक बार हम कर रहे हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ये एक तरीका ठीक है निकालने का। क्या होगा एक तरीका और? तुम मुझे बोलोगे कि भाई ये वेव है, बोलोगे क्या है ये वेव? जब है तो बोलोगे भी भाई ये वेव है। dt टाइम बाद ये वेव कितना डिस्टेंस आगे चली जाएगी? इन अ dt टाइम द वेव विल मूव फॉरवर्ड, द डिस्टेंस विल मूव, द डिस्टर्बेंस will move forward by a very small amount। ऐसा बन जाएगा भाई वेव, क्या बोलते हो? यस। तो ये पार्टिकल किधर आगे चले गए क्या? नहीं पार्टिकल सर। किधर गए? पार्टिकल आगे को तो लेके ही नहीं जाना तुम्हें पार्टिकल्स को।
ये वाला पार्टिकल किधर गया भाई? ऊपर गया ना, देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं? जहाँ स्लोप नेगेटिव था वहाँ पार्टिकल किधर चले गए? ऊपर चले गए। जहाँ स्लोप पॉजिटिव था, जहाँ स्लोप पॉजिटिव था वहाँ नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे भी हो रहा है क्या ऐसा? यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। जहाँ Yes, स्लोप sir. पॉजिटिव था वहाँ पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कैसे रही होगी? डाउनवर्ड्स रही होगी ना, एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि उसका मोशन तो एक्सेलरेशन से जज करेंगे। एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट, उसका मोशन तो एक्सेलरेशन से जज कर लेंगे। बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या बोलते हो हाँ सर। भाई? क्लियर है सबको? किसी के दिमाग में कोई अननेसेसरी का कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी गिवन होगी, इस तरीके से निकाल लोगे चुपचाप। पार्टिकल वेलोसिटी गिवन होगी, इस तरीके से कैलकुलेट। ठीक है, पहला पार्ट क्या किया तुमने? पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखोगे, स्लोप का ये फॉर्मूला याद रखोगे, फिर इनका आपस में रिलेशन भी याद रखोगे। इतना सारा काम करना है, हाँ करना है भाई। फिर ये उसका एप्लीकेशन हो गया छोटा सा, डायरेक्शन। और मीन पे अगर वैल्यू पूछ ली तो मीन पे वैल्यू कितनी होगी? ए ओमेगा होगी। ऊपर या नीचे? ऊपर। इस केस में किधर होगी? यहाँ पे, यहाँ नीचे होगी ए ओमेगा। सही बात है, मीन पे वैल्यू ए ओमेगा और ऊपर या नीचे निकाल लेंगे। बोलो। सर स्लोप सिर्फ दिया है, मतलब उसका क्या मतलब है? स्लोप सिर्फ दिया है मतलब? वो पार्टिकल का स्लोप, उस पॉइंट पे स्लोप लिखेंगे तो उससे क्या मिलेगा? पार्टिकल का स्लोप कैसे है भाई? वेव का स्लोप है, शेप का स्लोप है। पार्टिकल का स्लोप कैसे हो सर सकता लेकिन वो पॉइंट पे है ना। है? उस यार अबे एकदम ऐसी बातें कर देते कभी कभी। इसका नॉर्मल कर्व है, इसका स्लोप का क्या मतलब है? ये स्लोप पॉइंट पे है, इसके स्लोप का मतलब क्या है? कर्व के स्लोप का क्या मतलब है? पॉइंट पे ही तो होता है कर्व का स्लोप। हाँ नहीं सर, मतलब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सिर्फ वही बताता है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एक्स के साथ वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है ऐसा? हाँ हाँ वो यहाँ पे वही चीज तो है, यही चीज है, बस टाइम को हमने फिक्स कर दिया है। एक गिवन टाइम के लिए डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ग्राफ ही तो बन के आएगा कुछ ना कुछ। हाँ एक पर्टिकुलर अगर तुमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया तो उस टाइम पे अब जो नॉर्मल कर्व होता है और वो कर्व है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सारी चीजें वो बताएगा इस केस में, सारी चीजें यहाँ पे भी वही बताएगा। कोई चेंज नहीं करना। ठीक है भाई। फिर पहला पॉइंट, पहला हमने पाथ पार करा। फिर दूसरे के लिए तुमने मुझे बोला इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो जरा पहले एक बार डिफरेंशिएशन बताओ, बाद में लिखना क्या आएगा डिफरेंशिएशन। ए एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा। ओमेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा आएगा क्योंकि तुम एक्स को क्या मान रहे हो? कांस्टेंट मान रहे हो। या एक्स को कांस्टेंट मानते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं भाई इसको। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। क्या होता है ये डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर? व्हाट इज दिस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर? एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यस। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये पूरी क्वांटिटी क्या है? वाई ना। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई तो है। तो अपने वो नॉर्मल एसएचएम की सारी इक्वेशन वैलिड रहेंगी ना। एक बार अगर तुमने शुरुआत के पार्टिकल को एसएचएम मान लिया तो पूरी वेव के हर पार्टिकल एसएचएम ही तो करेगा, तो वो सारी इक्वेशंस वैलिड रहेंगी। तो ये डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर अगर मैंने करा, दोबारा डिफरेंशिएट करा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आएगा, वो किसके बराबर आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें कंफ्यूजन है तुमको? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ पे y पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जहाँ y नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये बात तो तुम मुझे पहले से जानते थे कि जहाँ पे भी पार्टिकल मीन के ऊपर है वहाँ एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बोल दिया ना तुमने।
जहां मीन के नीचे है वहां एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और मीन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0. 0. ठीक है ये बात सिंपल इनफ, सिंपल इनफ। Yes, sir. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी लिख दोगे तुम लोग, चलो वेरी गुड। और क्या लिखोगे ये बताओ, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, करना जरा इसको डिफरेंशिएट। कर दिया, क्या आया, Minus k square 1. कॉस का डिफरेंशिएशन कितना करा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिखा होगा, और फिर से एक और माइनस फिर अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, वो कितना आया, एक अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लिखा होगा फिर से, कितना, नहीं बताओगे, Minus Minus k. अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, माइनस के कहलाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस के एक्स का माइनस क्या आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन गया, माइनस के स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है क्या, वाई है ना, माइनस के स्क्वायर वाई, क्या माइनस के स्क्वायर। अब इसके बारे में तुम्हें पता होगा, माइनस के स्क्वायर वाई कर्वेचर, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आएगा, अगर ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो कर्वेचर को बताता है ना ये, तो अपवर्ड फेसिंग कर्व होगा, अगर ये हाँ, नेगेटिव आ गया तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड downward फेसिंग। तो y जब पॉजिटिव होगा जिस रीजन में, वहां कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग है, देखो जहां y नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कर्वेचर कैसा आएगा, अपवर्ड। Upward. क्लियर है भाई, मीनिंग क्लियर है, Yes, sir. इन दोनों को भी कंबाइन कर दें क्या, इन दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं, इतनी सारी चीजें जब कंबाइन कर रहे हैं तो इसको भी कंबाइन कर दें भाई, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर को, याद हो गया तुम्हें, करें क्या, क्या लिखा हुआ था भाई, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज माइनस कितना था, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई था ना भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और माइनस वाई की वैल्यू तुम यहाँ से लिख सकते हो, माइनस वाई किसके बराबर है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर, नहीं समझे बात को, हाँ sir. इनको नाम तो नहीं लिखना मुझे कि कभी ढूंढने बैठोगे कि कैसे आया, ढूंढने तो नहीं बैठोगे, लिख दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड, फ्रॉम 1 and 2 स्लाइड, तो कितना लिखोगे भाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसा, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, डेल स्क्वायर, लिख सकते हो ना, ये भूल गए अनिकेत, हाँ सर। डेल स्क्वायर वाई बाय डेल, ये कहाँ गया भाई, माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, क्या होता है भाई ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, V square. v स्क्वायर, v कौन सा पार्टिकल की वेलोसिटी, wave. वेव वेलोसिटी,
वेलोसिटी, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। ये होता है भाई जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है देन इट इज अ वेव इक्वेशन। कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाए तो देन इट इज अ वेव इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है देन इट इज अ वेव इक्वेशन। ठीक है, लिखो कहाँ से लिखना है बताओ, कहाँ से लिखना है? ये सब हो गया पहला सर? पहला स्लाइड। एक एक अल्फाबेट देख के नहीं लिखना है भाई, थोड़ा सा लाइन रीड करके लिखना जल्दी जल्दी। सर मुझे एक डाउट है, यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों किया, डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते? मतलब ये कैसा डाउट है? मुझे वेलोसिटी निकालनी थी पार्टिकल की, पार्टिकल की वेलोसिटी का डेफिनेशन ही वो होगा ना, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए पार्टिकल फिक्स हो गया। तुमने उसके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो वेलोसिटी देगा ना। तुम अपनी मर्जी से कुछ और कैसे करोगे? ऑफ कोर्स जब हाँ डिराइव सर। कर रहे हो उस समय हम इक्वेशंस के साथ खेल सकते हैं, अल्फाबेट के साथ, लेकिन फाइनली तो जब तुमने कहा कि चलो अब ये हो गया इक्वेशन वेलोसिटी, तो फिर उसको ऑनर करोगे। वेलोसिटी भाई उसका डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। रैंडम किसी चीज को वेलोसिटी को ही बोल दोगे? हाँ सर। भाई फर्स्ट स्लाइड है। एक मिनट। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है अब, हाँ सर हो गया। बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेना भाई, बाद में कॉपी कर लेना। तो ये डाउट देख लो भाई, डाउट तो नहीं है किसी को? फर्स्ट स्लाइड में किसी को डाउट है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला हमने, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकाला, फिर स्लोप निकाला, फिर कर्वेचर के लिए डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर पार्टिकल में वेव वेलोसिटी में और स्लोप का आपस रिलेशन निकाल दिया। कहाँ से? फर्स्ट स्लाइड की फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड स्लाइड की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड से हमने ये रिलेशन निकाल दिया। ये रिलेशन तुमको याद रखना है। फिर इससे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी, मैच कर रही है या मैच करती है एग्जैक्टली। ठीक है, इससे पार्टिकल की तुमने वेलोसिटी निकाली, पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जैक्टली मैच करती है। पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में तुम ऐसे भी सोच सकते हो, थोड़ा सा आगे तुमने बढ़ाया तो ये पार्ट ऊपर जाएंगे आगे नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है? और फिर उसी फर्स्ट और सेकंड स्लाइड से अगर सेकंड वाली डबल डिफरेंशियल की इक्वेशंस को देखोगे तो वहां से ये इक्वेशन आ जाती है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। याद रहेगा भी इतना सबको? इस पे बेस्ड एकदम सिंपल सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको करते चले जाओगे तुम। मैंने एचसीबी के 5 क्वेश्चन दिए थे तुम्हें करने को लास्ट क्लास में, हाँ सर। कर दिए सबने? Yes. हो गए? ठीक है भाई, अगला जो पार्ट है जो अपने सिलेबस में है, अब एक तो उसको सबको करना है, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लेंगे। अगला सिंपल सा पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हम बार बार बोल रहे हैं डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, तो किस रेट से डिस्टरबेंस आगे जा रहा है उस पर भी तो बात करें। डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, मान लिया डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, किस रेट से जा रहा है डिस्टरबेंस आगे, उस पर डिस्कशन करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। किस रेट से डिस्टरबेंस आगे जा रहा है उस पर हमें एक छोटा सा डिस्कशन रखना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग ली मैंने, उसमें एक छोटी सी पल्स जनरेट कर दी। एक स्ट्रिंग ली, उसमें एक छोटी सी पल्स मैंने जनरेट कर दी, इसको खींच के रखा हुआ है मैंने। ठीक है? इसको खींच के रखा हुआ है, तो इसको खींचने से इसमें टेंशन कुछ टी होगी, इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू होगा। इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, या म्यू क्या है? मास
पर यूनिट लेंथ। यूजुअली लैम्डा से डिनोट करते थे मास पर यूनिट लेंथ, पर यहाँ पे हम लैम्डा किसके लिए लेंगे, वेवलेंथ के लिए ले रहे हैं। हमने कहा कि चलो नया सिंबल मान लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। यहाँ वेवलेंथ के लिए लैम्डा यूज कर लिया, तो मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल बदल देते हैं, लेट अस से मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। और इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना, टी। ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी लग रही होगी हमने मान लिया, लेकिन ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा टेंशन पे, क्योंकि ये जो मास पर यूनिट लेंथ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ग्राम्स में मास होगा, 2 ग्राम 10 ग्राम मास होगा 1 मीटर में, इस तरीके का मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यू की जो रेंज की बात कर रहे हैं 10 ग्राम पर मीटर, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। ये बात क्लियर है भाई। म्यू का जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, 10 ग्राम पर मीटर, 5 ग्राम पर मीटर, तो बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है, तो वो टेंशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पल्स जनरेट कर दी और ये ऑब्जर्व करा, पल्स जो है राइट की तरफ मूव कर रही है। अब सिंस टेंशन और म्यू नहीं बदल रहा और कोई रीजन हमें दिखाई दे नहीं रहा, तो हमने ऑब्जर्व भी करा और ये ऐसा लगा भी हमें कि ऐसा क्या होना चाहिए था कि जो पल्स आगे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से आगे जानी चाहिए, पल्स कांस्टेंट स्पीड से आगे जानी चाहिए थी, और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी करा कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। क्यों जानी चाहिए थी कांस्टेंट स्पीड से आगे, क्योंकि हमने क्या मान लिया, म्यू बहुत छोटा है, मास पर यूनिट लेंथ बहुत छोटा है, तो वो टेंशन को अफेक्ट कर नहीं रहा है। अब ये वी की वैल्यू निकालनी है भाई, ये वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी की वैल्यू निकालने का, ये वी की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू निकालने का एक तो बहुत बड़ा लेंथी मेथड है हमारे पास, ठीक है, तो उस लेंथी मेथड को हम प्रेफर नहीं करेंगे। उसकी जगह सिंस तुम जब एच सी वर्मा कर ही रहे हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक मेथड लिखा हुआ है किताब में, उसको हम फॉलो करते हैं। अब वो उनका खुद का है या उन्होंने भी कॉपी करा, वो मुझे नहीं पता, प्रोबेबली हो सकता है, खुद का भी हो सकता है। उन्होंने क्या कहा कि ये वी निकालना है, वी निकालना है तो क्या करें, एक ऐसा फ्रेम चूज कर लेते हैं जो इसी स्पीड के साथ राइट की तरफ जा रहा है, एक ऐसा फ्रेम जो इसी स्पीड के साथ राइट की तरफ जा रहा है, तो ये फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा या नॉन इनर्शियल कहलाएगा, ये फ्रेम इनर्शियल हुआ या नॉन इनर्शियल, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा, ये स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये स्पीड कांस्टेंट बोली तुमने या वेरिएबल बोली, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो जो मैं नया फ्रेम मान रहा हूँ ये भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, तो कांस्टेंट स्पीड से जाने वाले, कांस्टेंट स्पीड से जाने वाले जो फ्रेम होते हैं वो कैसे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं ना, भूल गए, भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो टेस्ट भी दिया था तुमने। इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं, ऐसे फ्रेम, ऐसे ऑब्जर्वर जो कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं उनको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम में क्या वैलिड रहता है, लॉज ऑफ मोशन। इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, कौन से लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के तीनों लॉ कहाँ के लिए वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए ना। नॉन इनर्शियल में हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते थे, कौन से चेंजेस, सूडो Pseudo. फोर्स, सूडो फोर्स लिखना पड़ता था भाई। विवेक का डाउट है म्यू किसका है, ऑफ कोर्स म्यू किसका है, दीवार का या टेंशन का या इस लाइन का या डिस्टरबेंस का या स्पीड का या फोर्स का, किसका म्यू है, सही बात है विवेक, स्ट्रिंग का ही म्यू है ना, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, गलती नहीं करना, म्यू किसका है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। तो अब तुम क्या बता रहे थे मुझे, अब तुम जा रहे थे भाई विवेक बैठा है इसमें, ठीक है, विवेक बैठा इस फ्रेम में और ये राइट की तरफ जाने लगा, तो इसको ये डिस्टरबेंस कैसा दिखाई देगा, इसको ये डिस्टरबेंस कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी या मूविंग, स्टेशनरी। दिखाई देगा। दीवार किस तरफ आते हुए दिखाई देगी, लेफ्ट की तरफ, यस सर। धागा किधर आते हुए Yes. दिखाई देगा, इस तरफ, Left. और ये वाला धागा इस तरफ जा रहा होगा,
इस विवेक को भाई कैसा दिखाई देगा? विवेक देखेगा कि हमेशा ये पल्स जो है उसी के साथ है। इधर से धागा इधर आ रहा है, दीवार है तो दीवार भी इधर आ रही है, इधर से धागा इधर जा रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? ऐसे आया होगा धागा, ऐसे घूमा होगा, पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे चला गया ना, पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे होके ऐसे चला गया, ये दिखाई देगा ना इसको भाई, कि Yes. धागा के पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं और इस शेप से पास होके ऐसे चले जा रहे हैं। क्या बोलते हो? हाँ सर। इसका कंक्लूजन भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्या एक्चुअल में पार्टिकल सेम है क्या? नहीं, पार्टिकल तो बदलते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। अभी ये वाला पार्टिकल है, अभी ये वाला पार्टिकल आएगा थोड़ी देर बाद इस डिस्टर्बेंस में, ठीक है? लेकिन इसको ऐसा नहीं दिखाई देगा। इस ऑब्जर्वर के लिए क्या रहेगा? इस ऑब्जर्वर के लिए क्या रहेगा भाई? ग्राउंड के फ्रेम में तो देखो ना, अभी ये था, अभी ये आ गया, ये वाला पार्टिकल था, अभी ये वाला पार्टिकल आ गया, अलग अलग पार्टिकल है ना। लेकिन इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखाई देगा कि वो डिस्टरबेंस वहीं का वहीं है और ऐसे धागा आ रहा है, ऐसे घूम के ऊपर से ऐसे पास करके चला जा रहा है, ये दिखाई देगा। क्या बोलते हो भाई? Yes. Yes. करेंगे इस बात से या नहीं करोगे? विवेक के ऑब्जर्वेशन से सब एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या और बोलने की सर जरूरत उसका है? ऑब्जर्वेशन एक बार वापस बता। उसका ऑब्जर्वेशन वापस बता दें क्या यार? इसको दिखाई दे रहा है ये पल्स पूरी की पूरी स्टेशनरी है, ये एनलार्ज करके देखा माइक्रोस्कोप से बनाइए बने, उसको दिखाई दे रहा है पल्स पूरी की पूरी स्टेशनरी है। यहाँ के पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे पास कर रहे हैं और ऐसे घूम के निकल जा रहे हैं, ऐसे। हाँ सर। सही है भाई? बाकी को क्लियर है? बाकी को भी हाँ सर। ठीक। अनिकेत बताएगा, अनिकेत को क्लियर है? हाँ सर। भाई अनिकेत को क्लियर है तो सबको क्लियर मान लूँ मैं, ऐसे अनिकेत को पेंडिंग मत लेना, ठीक है? मान ले भाई सबको क्लियर है। तो अब कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे हेल्प करी जाए विवेक की, कैसे हेल्प करी जाए? इसको वी निकालना था, इसका ऑब्जर्वेशन तो हमने देख लिया, इसको दिखाई दे रहा है ऐसे आए, ऐसे घूम के ऐसे चले गए। तो इसने कहा कि भाई छोटे से पार्ट की स्टडी कर ले, इस छोटे से पार्ट की स्टडी कर लेते हैं, इस छोटे से पार्ट की स्टडी कर लेते हैं भाई। इस छोटे से पार्ट को विवेक ने ड्रॉ करा। इसने कहा कि भाई यहाँ से देखने से ये छोटे से पार्ट पे हो क्या रहा है? छोटे से पार्ट को एनलार्ज करके बना दें यार, ऐसा छोटा सा कौन बनाएगा? ये छोटा सा पार्ट है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बना रहे हैं, है ना? इस छोटे से पार्ट को भाई एनलार्ज करके अगर ये बनाएंगे, इतना बड़ा पार्ट है क्या ये? नहीं, No, sir. डीएल लेंथ का पार्ट है, पर मैंने डीएल लेंथ बना दी तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, मुझे भी शायद दिखाई ना दे, तो फिर वो समझेंगे कैसे उसको दिखाई नहीं दे रही? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस छोटा से पार्ट को लिया मैंने डीएल लेंथ को, इसकी स्टडी कर रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है? पार्टिकल ऐसे आया, घूम कैसे जा रहा है, ठीक है? तो इधर वाला धागा इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर वाला धागा इसको अपनी तरफ खींच रहा है। धागा हमेशा फोर्स कैसे लगाता है? स्ट्रिंग कैसे फोर्स लगाती है? पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगाती है ना हमेशा फोर्स। यस धागा सर। हमेशा हाँ फोर्स कैसे सर। लगाता है? पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम सुना तो होगा ही तुमने, आर, नाम तो सुना ही होगा तुमने इसका, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया भाई। सर्कल में या किसी भी चीज में, वो याद है तुम्हें, एक कंसेप्ट हमने बहुत पहले लिखा था फिजिक्स में, कोई भी कर्व का कोई भी छोटा सा पार्ट हो, किसी ना किसी सर्कल का तो पार्ट मान ही लेते हैं उसको। यस Yes, सर। sir. तो ये उसी सर्कल का रेडियस है ना, जो कर्व का छोटा सा पार्ट है, जिस सर्कल का पार्ट मैंने इसको माना उसका सर्कल का रेडियस आर है। समझे या नहीं समझे? मैंने इस कर्व के छोटे से पार्ट को एक सर्कल का पार्ट माना, उस सर्कल का रेडियस आर है, तो उस सर्कल का सेंटर सी है, उस सर्कल का सेंटर सी है। तो ये नॉर्मल कहलाएगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। टेंशन टेंजेंट के अलोंग लगेगी और ये आर किधर होगा?
नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इस बात से तुम एग्री करोगे या नहीं करोगे? हाँ सर। हाँ सर। तो ये बताओ, जब ये लाइन सीधी थी, टेंशन टेंजेंट इधर होती, अब ये लाइन घूम के कितने एंगल पे आ गई? ये लाइन कितने एंगल से घूम गई? लाइन सीधी थी, अब ये लाइन कितने एंगल से घुमाओगे? डी थीटा बाई 2 से घुमाओगे। नॉर्मल को कितने से घुमाओगे? मुझे बार बार ड्रॉ करवाओगे। कितने एंगल से घुमाओगे? डी थीटा बाई 2 से। तो टेंजेंट भी कितने से घूमेगा? डी थीटा। डी थीटा। डी थीटा बाई 2 से ना। यस। यस। अगर नॉर्मल डी थीटा बाई 2 से घुमा तो टेंजेंट को भी डी थीटा बाई 2 से घूमना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों हमेशा कैसे रहने वाले हैं? परपेंडिकुलर। तो वो घुमा तो उसको भी घूमना है भाई, ठीक है, वो घुमा है तो उसको भी घूमना ही घूमना है। तो अब बस हो गया क्वेश्चन। विवेक का ऑब्जर्वेशन काम आ गया भाई। टी का इधर कंपोनेंट कितना, जिधर एंगल होता है उधर कितना कंपोनेंट लेते हो? कॉस। cos टी कॉस डी थीटा बाई 2, और उसके परपेंडिकुलर कितना लेते हो? t sin d theta by 2। ऐसी इधर से इधर का कंपोनेंट कितना आएगा? कॉस। और नीचे का कितना आएगा? sin। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स भाई, कॉस कॉस भाई, इधर से इधर की ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। पूरा सिस्टम जो डीएल पार्ट है ना, डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड कितना फोर्स आ रहा है? डी साइन 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब वो एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा यहाँ से अलग अलग लग रहा है। एक्चुअल में तो ये पार्ट कितना छोटा सा है ना, यहाँ पे डीएल तो बहुत छोटा होता है, याद है तुमको? डीएल पार्ट कैसा होता है? छोटा सा पार्ट होता है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा? ये इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैं। इतना सा है ये, इतना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो भाई सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी दिखाई दे रही है तुमको? इतना भी बड़ा नहीं है ये, इससे भी बहुत छोटा है। तो लेकिन नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी आ गई, दिख गया? टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2 कितनी हो गई नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर सी? 2t sin d theta by 2। 2t साइन डी थीटा बाई 2। और न्यूटन ने आगे बढ़ के तुमको क्या बताया था सर्कुलर मोशन में? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय mv square by r। मतलब न्यूटन ने बताया था या हमने उनके लॉ से जज करा वो हमें नहीं पता, ऐसे हमने निकाल दिया। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज mv स्क्वायर। तो कितना है भाई? टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2 कितना हो गया? 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मास इतना नहीं है, पूरा नहीं है, कितना सा मास है? छोटा सा मास है ना ऊपर वाले पार्ट का। इस छोटे से मास पे तो फोर्स लिख रहे हो, पूरे हाँ पे लिखा सर। क्या फोर्स? डीएल लेंथ के मास पे लिखा है फोर्स, पूरे पे कहाँ लिखा हमने? तो मास एम नहीं लिखना, डीएम इंटू वी स्क्वायर। आगे बताओ, फिर क्या बोलोगे तो मुझे? छोटे से एंगल के लिए क्या करते हैं? साइन ऑफ डी थीटा और डी थीटा बाई 2। डीएम को क्या लिखते हैं? डीएम को न्यू टाइम। डी को म्यू टाइम्स म्यू डीएल म्यू मास पर यूनिट लेंथ। भाई डीएम को क्या लिखोगे? छोटा सा मास, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल। और डीएल को क्या लिखोगे? डीएल कितना होगा? आर डी थीटा। भाई आर्क लेंथ कितनी होती है? रेडियस इंटू छोटा सा एंगल। डीएल कितना होगा भाई? रेडियस इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा। टू से टू चला जाएगा, डी थीटा से डी थीटा चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा। तो वेव स्पीड कितनी आ जाएगी?
वेव स्पीड कितनी आ गई? T/μ. Under root of T by mu. The velocity of wave in a stretched string is given by under root T by mu. Velocity of wave in a stretched string is given by under root T by mu. समझे? सर नहीं फोर्स हमने कांस्टेंट लगाया पहले यहाँ से। लिखो इसको, velocity of wave in a stretched string is under root T by mu. Velocity of wave in a stretched string is given by under root T by mu. सर स्मॉल डीएल के लिए वर्टिकली मान रहे हैं ना टी साइन थीटा को। Small डीएल स्मॉल मतलब डीएल के लिए वर्टिकली हो जाएगा ना फिर ऑलमोस्ट। वो तो वर्टिकल तो हमेशा है, सेंटर की तरफ हो जाएगा। नहीं जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं टी साइन डी थीटा बाई ये तो हमेशा वर्टिकली तो है, बस टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा एग्जैक्टली जब बहुत इतना छोटा सा किया। हाँ सिंपल सिंपल से इसके क्वेश्चन रहेंगे, उनको करते चले जाना। जैसे पहला क्वेश्चन, यहाँ से पल्स जनरेट करी हमने, टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, एल इसकी लेंथ है। टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। तो कितने टाइम में ए से बी तक जाएगा? ए से बी तक कितने टाइम में जाएगा? एल बाई रूट टी बाई एल बाई वी, एल बाई वी हो जाएगा भाई। टेंशन बदल नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एल बाई वी लिख सकते हो, एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी। टेंशन बदल नहीं रहा तो वेव स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेव स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्टली हम टाइम कितना लिख सकते हैं, एल डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, डायरेक्टली टाइम कितना लिख दोगे, एल डिवाइडेड बाई वी, ए से बी जाने का टाइम। ए टू बी, ठीक है भाई, ए टू बी डायरेक्टली ऐसे निकाल दो। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन ऐसे वर्टिकल वाले रहेंगे। अब वर्टिकल में मास बहुत छोटा है तो निगलेक्ट कर दोगे, पर मास अगर कंसिडरेबल है तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। वर्टिकल में मास अगर बहुत छोटा होगा तो ठीक है, निगलेक्ट कर दोगे, पर अगर मास कंसिडरेबल होगा तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। Yes. तो इस बार हमें क्या गिवन है, एक रोप है, मास m, लेंथ l की एक रोप है, एक रोप है मास m लेंथ l की, एक रोप गिवन है हमें, मास m है उसका, लेंथ उसकी l है। ये तो म्यू हो जाएगा, उसका मास पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो मास पर यूनिट लेंथ l हो जाएगा। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। पहला पार्ट है, यहाँ से y हाइट ऊपर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? किसकी वेलोसिटी अभी लिख, velocity of disturbance at a height y above free end। ठीक है, यहाँ से y हाइट ऊपर जब डिस्टरबेंस पहुंचेगा यहाँ क्रिएट होने के बाद, तो यहाँ जब डिस्टरबेंस पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकालो। सर कितना छोड़ना है पेज पहले से लिखी। अबे कम ऑन,
ग्रो अप, ग्रो अप ओके, ग्रो अप। क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन कैलकुलेशन पूछ रही है। क्या सर? कुछ नहीं सर, इसको कर। सर नहीं, हाँ। कितना छोड़ूं? velocity of disturbance at a height y above the tree. देखो भाई, बाकी अब सबने क्वेश्चन लिख लिया तो लिख भाई कहाँ से क्या लिखना है। नहीं सर, बाद में लिख लूंगा, कितना छोड़ना है। यार मैं कैसे बता सकता हूँ, ये एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, छह स्लाइड, सात स्लाइड, आठ स्लाइड। अच्छा, इतना बड़ा डिस्टरबेंस नहीं है जितना मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, छोटा सा ही डिस्टरबेंस होता है ना। पल्स जो भी होती है बहुत स्मॉल होती है, इतना बड़ा नहीं होता जितना हमने ड्रॉ कर रहा है, छोटा सा। अंडर रूट टी बाई म्यू समझा है ना सबको, वेलोसिटी, या किसी को कंफ्यूजन रह गया है? अफरा समझा अंडर रूट टी बाई म्यू? Yes, sir. चिराग, चिराग अंडर रूट टी बाई म्यू क्लियर है वेलोसिटी ऑफ वेव? Yes, sir. सर म्यू के साथ लिखना। अरे
भाई इस बार हम क्या कह रहे हैं, किसकी वजह से निकालना है? रोप की वजह से, रोप के मास का इफेक्ट लेना है या रोप के मास का इफेक्ट लेना है भाई? क्या बोलते हो? अगर रोप लाइट होती तो नहीं लेते, अलग से ऐसा गिवन होता कि रोप का मास पर यूनिट लेंथ गिवन है और एक ब्लॉक अटैच कर रखा है। भाई देखो ये क्वेश्चन अलग है, एक रोप का मास पर यूनिट लेंथ म्यू गिवन है और ये ब्लॉक अलग से दे रखा है, 2 kg का ब्लॉक दे रखा है, ये 1 मीटर की वायर दे रखी है, इसका मास 2 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये सिस्टम अलग हो गया। यहाँ पे वेव स्पीड कितनी आएगी? अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाई म्यू, कितना मास पर यूनिट लेंथ, तो 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ kg पर मीटर। ये आएगा ना, ये अलग हो गया, ये वाला केस अलग हो गया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो टेंशन है वो किसकी वजह से आएगी? इसके वेट की वजह से ही आएगी ना। यहाँ जो टेंशन है इस रोप के वेट की वजह से ही आएगी। ठीक है, यहाँ की जो टेंशन है रोप के वेट की वजह से ही आएगी। ये डिफरेंट केस है, ठीक है, ये डिफरेंट केस है, ये वाला केस डिफरेंट डिफरेंट है। पहले ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको कि डिफरेंस क्या है? हाँ सर। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना। यहाँ पे म्यू बहुत छोटा होगा, म्यू एल इज मच लेस देन 2 kg, तो वो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दोगे, उसका टेंशन पे इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दोगे। यहाँ पे टेंशन ही उस रोप के मास की वजह से। नहीं समझे बात को? तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, यहाँ से y हाइट ऊपर, यहाँ से y हाइट ऊपर, dy वेट ले लेता है ना, y हाइट ऊपर dy वेट ले लेता है, तो dy वेट ले ली भाई y हाइट ऊपर। तो इस dy विड्थ के एक तरफ तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, भाई यहाँ से टेंशन T लग रहा है, वही टेंशन T इस पे नीचे लगेगा, इस dy विड्थ पे जो टेंशन आएगा T प्लस dt आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे पूछा गया कि dy विड्थ में टेंशन कितनी है, अगर मुझे पूछा गया dy विड्थ में टेंशन कितनी है, तो मैं कितनी लिखूंगा? dy विड्थ में टेंशन पूछी गई तो टेंशन कितनी लिखूंगा मैं dy विड्थ में? कम ऑन, dy विड्थ में अगर टेंशन पूछी गई तो मैं टेंशन कितनी लिखूंगा? dt, T plus dt t, t प्लस dt या dt? dt और किसी का कोई आंसर? ये हमने इलास्टिसिटी में भी डिस्कस करा था, सर टी। इलास्टिसिटी में भी डिस्कस करा था। dt क्या हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द टेंशन हो जाएगा, नेट फोर्स ड्यू टू टेंशन हो जाएगा। dt क्या है? नेट फोर्स ड्यू टू टेंशन है, टेंशन नहीं है। t प्लस डी टी, ऊपर नीचे t, टेंशन कितना है? या तो t बोलोगे या कितना बोलोगे? t plus dt t प्लस डी टी। और एडिशन में इन्फिनिट्सिमल क्वांटिटीज को क्या कर देते हैं? neglect नेग्लेक्ट कर देते हैं। एडिशन में इन्फिनिट्सिमल क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे पूछा गया टेंशन इन स्मॉल पार्ट dy, तो मैं कितनी बोलूंगा टेंशन? t बोलूंगा। टेंशन इन स्मॉल पार्ट dy कितना रहेगा भाई? t के बराबर रहेगा टेंशन। ठीक है, तो स्मॉल पार्ट dy में टेंशन t है, वो t किसके बराबर आएगा? इसके वेट के बराबर होगा। वो t अगर तुम इसका एफबीडी बना के देखोगे तो वो टेंशन जो इस पे नीचे लग रहा है वही टेंशन इस पे किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? इसके वेट के बराबर होगी ना, इसका जितना भी वेट होगा उतना ही टेंशन लग रहा होगा। इसका वेट कितना, कितना वेट होगा भाई इतने पार्ट का? भाई इतने पार्ट का कितना वेट होगा? एल लेंथ में एम मास है, तो 1 मीटर में कितना होगा? एम बाई एल। तो वाई लेंथ में कितना होगा?
m/l इंटू वाई जी। l लेंथ में m मास है तो 1 मीटर में m/l होगा, तो y लेंथ में कितना होगा, m/l इंटू वाई इंटू जी। भाई ये टेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. और बाकी भी देखो, इतना टेंशन आएगा इस रोप में या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इतना टेंशन आ गया, इतना टेंशन अब इसमें अगर आ गया, अब तुम्हें वेव स्पीड नहीं पता चलेगी? वेव स्पीड पता चल गई, ठीक है, वेव स्पीड पता चल गई, कितनी हो जाएगी वेव स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव अंडर रूट कितना टी, m/l इंटू जी इंटू वाई डिवाइडेड बाई म्यू, का मतलब भी मास पर यूनिट लेंथ ही होता है ना, तो दोनों सेम ही है ना ये। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना आएगा, वेव पल्स अंडर रूट जी वाई आएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स कितना रहेगा भाई, अंडर रूट जी वाई रहेगा, ठीक है, लिखो इसको, वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स कितना रहेगा, अंडर रूट जी वाई रहेगा। नहीं समझे? वेव समझा पल्स सर। की वेलोसिटी कितनी रहेगी, अंडर रूट जी वाई रहेगी, ठीक है। इसमें और इसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है, इस वाले में और इस वाले में? यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से है, मेनली 2 kg ब्लॉक की वजह से है, और थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा, वही हॉरिजॉन्टल वाला केस भी वही है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन कैसा रहने वाला है, सेम। सेम रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, जितना ऊपर जाओगे टेंशन उतना ऊपर बढ़ता रहेगा, और क्यों, रोप का मास भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टेंशन आ रहा है रोप के मास की वजह से ही आ रहा है ना, जो भी टेंशन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, रोप के मास की वजह से आ रहा है, और वो मास बढ़ता रहेगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी इस बार, अंडर रूट जी वाई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है या वेरिएबल आ रही है? वेरिएबल है। वेव पल्स की वेलोसिटी इस केस में, वेव पल्स की वेलोसिटी इस केस में वेरिएबल हुई या कांस्टेंट हुई भाई? कितनी आ रही है वेव पल्स की वेलोसिटी, अंडर रूट जी वाई। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी भाई, लोअर एंड से जितना ऊपर होगा उतनी ज्यादा रेट से जा रहा होगा, सही बात है, लोअर एंड से जितना ऊपर होगा उतने ज्यादा रेट से जा रहा होगा। इस बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे? Yes, sir. हाँ सर। तो सेकंड पार्ट है तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ द पल्स और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन कितना है इसका, सर एक मिनट, वो लास्ट स्लाइड दिखाएं। लास्ट स्लाइड में तो कुछ था ही नहीं ये। यस सर, हो गया सर। एक्सेलरेशन निकालो भाई। यस करेक्ट है, बाकी भी निकालो। सर वेव पल्स बड़ा नहीं हो सकता? उसके बारे में हम पूछेंगे, बड़ा कैसे होगा? आपको मेरा स्मॉल वेव पल्स के लिए वैल्यू। अच्छा बड़ा नहीं,
ये लगा कह रहा है कि ऊपर जाते जाते बड़ा हो जाएगा। नहीं सर, मतलब डिस्टरबेंस क्या? ज़्यादा एम्पलीट्यूड के लिए नहीं होती, स्मॉल एम्पलीट्यूड रिलेशन कर रहे हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए ज़्यादा उस पर डिस्कस भी कर लेंगे ऐसा कि यस करेक्ट है भैया। यस विवेक, सामान जल्दी, बाकी भी। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? v, अगर वेरिएबल है तो v dv बाई dy, यही करना है एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? अंडर रूट जी बाय, फिर डिफरेंशिएट करना है इसका, डी बाई डी वाई ऑफ अंडर रूट जी बाय, तो अंडर रूट जी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंडर रूट जी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इस जी के साथ मिलके क्या बन जाएगा वो? रूट जी और रूट जी मिलके क्या बना देंगे भाई? रूट जी और रूट जी जी बन जाएगा, वाई की पावर हाफ अकेला रह जाएगा, और इधर से डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? हाफ ऑफ वाई की पावर माइनस हाफ, वाई की पावर माइनस हाफ और वाई की पावर हाफ कट जाएगा, एक्सलेशन सिर्फ कितना रह जाएगा? जी बाई टू, जी बाई टू एक्सलेशन आ जाएगा पल्स का। पल्स का एक्सलेशन कितना आ जाएगा? जी बाई टू। कॉन्स्टेंट एक्सलेशन आ गया भाई पल्स का। क्लियर है ये बात? हाँ सर। पल्स का एक्सलेशन कांस्टेंट आ जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी? जी बाई टू आएगी। पल्स का एक्सलेशन कांस्टेंट आ जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी भाई? जी बाई टू। ठीक है, मतलब ये हाँ सर। बाकी सबको भी क्लियर है भाई? मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है भाई, एक्सलेशन आ गया पल्स का। अगला क्या निकालोगे? एक्सलेशन कांस्टेंट आया ना, तो ये बताओ टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच सीलिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर, लोअर एंड से स्टार्ट करके सीलिंग पे पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? लोअर एंड से स्टार्ट करके सीलिंग तक पहुंचने का कितना टाइम? तो हम ध्यान से करो अफरा, बाकी का सही था शायद। अफरा दोबारा करो।
और कितना लगेगा टाइम? पिछला कुछ दिखाना है क्या? पिछला कुछ नहीं आया हो तो बता दिखाएंगे। भूल गए हो, कुछ नहीं लिखा हो? वेलोसिटी ऑफ वेव, एक्सीलरेशन, सीलिंग लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? भाई वेलोसिटी कितनी होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई है। तो जब y जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? Zero. जीरो होगी। एक्सेलरेशन कितना है? g/2 है। एक्सेलरेशन g/2 है ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे वेलोसिटी बदलती जा रही है। तो इक्वेशन, काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन वैलिड है। क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। कितना डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से यहाँ जाने में? l डिस्टेंस। कितनी इनिशियल स्पीड है? जीरो। कितना एक्सेलरेशन है? g/2 इंटू टाइम कितना? तो t कितना आएगा? अंडर रूट 4l। देखो इसको क्या कर रहे हो, पता नहीं। तो लिखो लिखो इसको, जल्दी लिखो। यस, करेक्ट है भाई। मतलब ठीक है सब। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम उसको एल को ज़्यादातर सबको स्पीड से डिवाइड करके आंसर दिया है सबने। ज़्यादातर भाई सबने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एल को स्पीड से डिवाइड करके दिया है आंसर। यार वो आंसर तब वैलिड है अगर स्पीड कैसी होती? कांस्टेंट। कांस्टेंट होती। यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के देंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिख के हम आंसर बताएंगे। एल बाई वी कब करना है हमें? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमने ये लिखा। अदरवाइज फिर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता। समझे इस बात को? कर दोगे? सर इनिशियल स्पीड अंडर रूट जी वाई नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उसने तो वही स्पीड इनिशियल से स्पीड नहीं है वो, जनरल फंक्शन है वो। हाँ सर। इनिशियल स्पीड नहीं है, जनरल फंक्शन है, उसमें y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रखी है। भाई समझा सबको? शाजिया, सलोनी, पल्लवी, अफरा, जिन जिन का आंसर यस गलत सर। था भाई सबको हाँ समझा? सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई, ये टाइम निकाल दोगे इस तरीके से। ठीक है, एल डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम है। एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता? यहाँ से एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता? अंडर रूट 2 एक्स बाई जी ना, एल की जगह पे एक्स लिख देते, सिंपल ही करता। तो भाई ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कर दोगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे भाई? चलो एक और सिंपल क्वेश्चन बताओ।
भाई ये 4 ग्राम पर मीटर है, ये 6 ग्राम पर मीटर है, ठीक है। ये 6 ग्राम पर मीटर, ये 4 ग्राम पर मीटर। ये एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है। दोनों में बताना जरा वेव वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, दोनों में वेव वेलोसिटी कितनी कितनी आएगी भाई? इस बार काउंट करोगे क्या उसका टेंशन में, स्प्रिंग का मास काउंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर। No, नहीं करेंगे, बहुत कम मास है। बस डायरेक्ट बोल दोगे नीचे वाली स्प्रिंग का टेंशन कितना होगा, नीचे वाली स्प्रिंग का टेंशन कितना लिखोगे, उसका वेट, नीचे वाले का वेट लिखोगे, कितना नीचे वाले का वेट? 4G. 4G। 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3। ऊपर वाले में क्या करोगे, टोटल का वेट, इसकी टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल वेट कितना 60, 60 आएगा ना टोटल वेट, हाँ नहीं सर। इसका 2G और इसका 4G, टोटल सिस्टम का वेट डिवाइडेड बाय कितना 6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर देना। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे करना है मुझे, ये जो अभी हमने लिखा कहाँ पे करना है ये वाला, जब रोप का मास गिवन होगा, सफिशिएंट मास होगा, ताकि टेंशन क्या हो, डिफरेंट आए ना, ताकि डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन क्या रहे, डिफरेंट होती रहे, तो ऐसी चीजें करना भाई, है ना। तो इस रोप के क्वेश्चन को करना, सर बोलो। लास्ट एक बार फिगर दिखाइए ना ये सर, इसमें वेव कैसे बनेगा? ये अब ऐसे नीचे आएगी, यहाँ आगे स्ट्राइक करेगी, मतलब फिक्स्ड पोजीशन से अपने वेव बना? किससे? सर ऊपर अपने जो बांधा वहां से वेव बना है। वहां से बना दे, नीचे से बना दे, बीच में से बना दे, इसमें बस एक छोटी सी पल्स बनाई है, यहाँ से बनाना बना दे, यहाँ से बना दे। अब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो डिपेंड करेगा तुमने कैसे बनाई है वो। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, आईआईटी में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से एक पल्स हमने रिलीज करी, ठीक है, यहाँ से मैंने एक पल्स रिलीज करी ऊपर की तरफ, इसमें यहाँ से एक पल्स रिलीज करी नीचे की तरफ, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, मास एम लेंथ है, मास एम लेंथ है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिस्टम है भाई। ग्रेविटी दोनों में लग रही है कितनी, जी नीचे की तरफ, ग्रेविटी दोनों में है जी नीचे की तरफ। एग्जैक्टली जब ये सेंटर पे पहुंचेंगी भाई, दोनों को पहुंचने में अलग अलग टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम लगेगा भाई दोनों को पहुंचने में, क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो ना, वेलोसिटी कितनी होती है, √GY होती है। तो जो ऊपर है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो नीचे है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। यस, इसकी स्पीड कम रहेगी, कम रहेगी ना नीचे वालों की, जितना वाई कम होगा उतना वैल्यू कम होगी, नहीं। हाँ सर। कौन जल्दी पहुंचने वाला है, ऊपर से नीचे आने वाली पल्स या नीचे से ऊपर जाने वाली पल्स? ऊपर ऊपर से से नीचे आना। ऊपर से नीचे आने वाली पल्स जल्दी पहुंचेगी। उनका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये है, व्हेन द पल्सेस reach their respective midpoints, their velocities is same or different? When the pulses reach their respective midpoint, their velocity is same or different?
जब ये मिड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी सेम आएगी डिफरेंट आएगी। जल्दी निकालो। क्वेश्चन क्लियर है? जब मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे इनकी वेलोसिटी सेम होगी डिफरेंट होगी। When both the pulses reach their respective midpoints, their velocities will be same or the velocities will be different. क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 या 2017 में आया। ज्यादातर सबका गलत हुआ, अच्छी अच्छी रैंक वालों का भी गलत है, खराब रैंक वालों का भी गलत है, बेकार रैंक वाले भी गलत है, नॉर्मल रैंक वालों का भी गलत है, सबका ज्यादातर गलत हो गया। तुम बताओ भाई। दो जनों ने बताया, सिद्धेश और त्रिशा ने कहा सेम। ये L/2 ऊपर है, L/2 डिस्टेंस ऊपर है। स्पीड हमने पढ़ लिया भाई, कितना होता है स्पीड? अभी हमने पढ़ा कितनी आती है भाई, वैल्यू कितनी आती है भाई? v की वैल्यू डिराइव करी ना तुमने अभी, √GY। √GY। तो y की वैल्यू कितनी लिखोगे? L/2। y की वैल्यू L/2 लिखोगे तो दोनों का क्या आने वाला है? सेम आएगी वेलोसिटी, सॉरी सेम आएगी स्पीड। स्पीड सेम है, वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी लिखा है। एक नीचे आ रहा होगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आ रहा होगा, एक ऊपर जाएगा, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट। एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, एक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कैसे सेम हो जाएंगी? ठीक है, तो ध्यान रखना, आईआईटी में, मेंस में, सब जगह, हर पेपर में ध्यान रखना, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, स्पीड मतलब स्पीड है। पूछ रहे हैं तुम्हें सेम या डिफरेंट है, मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मिनट पिछला है। इसको करोगे तुम पूरे को रिवाइज, फिर करोगे तुम एचसीवी में स्ट्रिंग वेव के क्वेश्चन 1 से 27 एक्सेप्ट 15 एंड 16, और जो जो कंफ्यूजन आएगा तो मुझे बताओगे। 15 16 छोड़ते हुए एचसीवी के सारे क्वेश्चंस करने भाई। क्वेश्चन नंबर 15 16 छोड़ते हुए एचसीवी के सारे क्वेश्चंस करके लाओगे 1 से 27 तक, लाओगे करके? हाँ सर। झूठ बोल रहे हो? Yes. ठीक है, चलो इसको रिवाइज जरूर कर लेना। अभी बताओ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया क्या?